अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, आवाज़ आ रही है बेटा? अच्छा, आ रही है, ठीक है। अच्छा, आप सब ने आज मेरे साथ पेपर रिव्यू करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये मिड ईयर पेपर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलती रहती हैं तो। तो इसलिए हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, वो उनके नोटिस में हों कि वो सही आए हैं और उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, ठीक है? इसलिए आज की क्लास और कल की जो आपकी क्लास है, वो पेपर डिस्कशन के ऊपर है। ठीक है, आपका रिजल्ट फाइनलाइज हो रहा है। आप सब लोगों को मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, जाएं और वो कॉपी लेकर आएं जिस पे आपने पेपर अपना सॉल्व किया है, या तो वो सॉफ्ट कॉपी खोलें जो आपने मुझे भेजी थी, अगर आपके पास कॉपी कहीं आगे पीछे है तो वो कॉपी ले आएं जिस पे आपने जिस जगह पे आपने पेपर सॉल्व किया था, और इसको संभाल के रखिएगा, इस हार्ड वर्क को फेंक नहीं दीजिएगा। कल को आपसे मंगवाया तो पता चला ये है ही नहीं कहीं पे सॉल्व पड़ा हुआ, मीडिया का आपका जो काम है। तो ज़रा वो मीडिया पेपर ले आइए अपना प्लीज़। जो बच्चे लेकर आ गए हैं वो ज़रा चैट में ओके लिख दें, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों के पास आ गया है अभी वो हार्ड कॉपी। हमज़ा और रबा, नासिर, शिबला और अबीहा, ताबे, शमना, राहील, साद, मारिया, जयान, वनिया, अनस असलम के पास भी आ गया है। मुदस्सिर और उमर, तुम लोग कहाँ हो बेटा? कहाँ है तुम लोगों का पेपर? अनस असलम, जवाद अली, जवाद आपने भेज दिया, ठीक है, आ गया। तस्मीर के पास भी आ गया जी। उमर पेपर कहाँ है? उमर, अनवर, पेपर कहाँ है बेटा? सर ये सामने रखा हुआ है। तो लिखो ना चैट के अंदर। ठीक है, चलें, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं सबके पास पेपर है। ओके, सो अब आपने चेकिंग इस तरह स्टार्ट करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना आपका, उसमें एग्जामिनर ने आपसे बोला था कि आप जो हैं वो अ, किसी भी पी ऑर्बिटल की डायग्राम बनाएं। तो आपको पता है एक पी एक्स होता है, ऑल्दो आपने ये लिखना नहीं है ऊपर पी एक्स, और एक होता है पी वाई, और एक होता है पी जेड। इनमें से किसी एक की डायग्राम आपने बनानी थी, और करके मैंने लिखा है किसी एक की। अच्छा, अगर आपने एक्सिस नहीं बनाए तो भी मसला नहीं है। अगर आपने इस तरह बस हॉरिजॉन्टल लोब बना दिया, एक वर्टिकल लोब बना दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, 1 मार्क देते हैं आप अपने आप को, अगर आपने इन तीनों में से कोई एक डायग्राम बनाई है सही तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर आपने सिलिकॉन के आगे गैस लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ गैस लिखना इंपॉर्टेंट है, और Si+1, और यहाँ गैस लिखना इंपॉर्टेंट है, और फिर प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ सही लिखा है तो 1 मार्क दे दें। आपने अभी ये मार्क्स संभाल के लिखने हैं, क्योंकि ये सब आपने अभी मुझे भेजना है, ठीक है? मतलब स्कैन करके नहीं भेजना, मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट बना के भेजनी है आपने, ताकि वो मैंने जो चेक किया उसकी लिस्ट से मैं वेरीफाई करूंगा। अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन में
फॉर से 1 मार्क का फर्क आता है तो ठीक है, चलो हो जाता है। हो सकता है आपने कोई एक्स्ट्रा बात लिखी हो जिसके मैं स्पेसिफिकली मार्क्स काट रहा हूँ, मैं आपको बाद में समझा सकता हूँ। बट अगर किसी के फर्ज करें 15 में से आपके हिसाब से 13 मार्क्स आ रहे हैं और मैंने उस बच्चे को 6 मार्क्स दिए हैं, तो बहुत फ़र्क है, तो उसका क्वेश्चन मैं दोबारा डिटेल में देखूंगा कि इतना फ़र्क क्यों आया, स्टूडेंट की रिव्यूइंग में और मेरी चेकिंग में। तो आपने ये पूरी लिस्ट मुझे भेजनी है अभी। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ जर्नल इंक्रीज इन द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स अक्रॉस पीरियड 3, कि एक पीरियड में एलिमेंट्स की आयनेशन एनर्जी किस तरह बढ़ती है, क्यों बढ़ती है। तो आपने बताना है कि वजह है ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्रोटॉन्स। इस पे 1 मार्क है, ठीक है, जो ऊपर वाला पॉइंट है इस पे 1 मार्क है आपका। 2 मार्क का क्वेश्चन है। या तो स्टूडेंट ने वर्ड लिखा हो प्रोटॉन, या तो लिखा हो उसकी जगह, प्रोटॉन की जगह अक्सर न्यूक्लियर चार्ज लिखते हैं, या तो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, कोई भी एक वर्ड लिखा हो और ये बताया कि इंक्रीज हो रहा है ये, तो उस पे 1 मार्क। और जो सेकंड मार्क मिलेगा वो इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिखने पे मिलेगा, कोई एक लिखने पे। पता चला आपने और मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए, आपको 2 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते। तो आपने या तो लिखा हो कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियड में, या तो आपने लिखा हो कि शील्डिंग कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है, डू नॉट चेंज। कोई भी वर्ड लिखा हो कि शील्डिंग में फर्क नहीं पड़ता और साइज या रेडियस कम होता है। तो इन दोनों में से कोई एक मार्क बात लिखी है तो 1 मार्क है, दोनों में से कोई एक बात। ये और है यहाँ पे, ये आप अपने आप को मार्क्स दे दें। उसके बाद देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द एलिमेंट ए इज इन पी ब्लॉक। तो पहली बात तो आपको पता है ना कि पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप 3 से। पी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 3 एंड ऑन ग्रुप 8, राइट। तो वो बच्चे जो इस एलिमेंट को ग्रुप 1 और 2 का कह रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रुप 1 का है, कोई बच्चों ने लिख दिया है ग्रुप 2 का है, उनको तो जीरो है डायरेक्ट, उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक का मतलब है ग्रुप 3 से 8 के दरमियान कहीं पे भी हो सकता है। उसमें इन्होंने बोला है कि बताएं कौन से का है, तो मुझे दिख रहा है कि 3 से 4 के दरमियान लार्ज इंक्रीज आ रहा है। तो ये ग्रुप 3 का है, इसका मतलब इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ 3 आना चाहिए और वजह होना चाहिए कि इसकी थर्ड से फोर्थ में इंक्रीज बढ़ा है। तो अगर आपने ग्रुप 3 लिखा है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन ये वाली सही लिखी है कि 3 से 4 में इंक्रीज ज्यादा है थर्ड से फोर्थ इलेक्ट्रॉन में, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और कुछ पूछना है तो पूछ लें बेटा यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट देखिए मोल्स में मैंने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई है, मोल्स में मैं कोई स्टेप्स वगैरह के मार्क्स नहीं दे रहा, डायरेक्ट फाइनल आंसर पे मार्क्स दे रहा हूँ। ठीक है, मीडिया में मैंने स्ट्रिक्टनेस की हुई है। अगर आपने 1.2% सही लिखा हुआ है, आपका आंसर 1.2% आ रहा है तो 3 मार्क्स दे दें, नहीं आ रहा तो 0 मार्क्स दे दें, अगर आपका ये फाइनल आंसर आ रहा है तो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या था। करना ये था कि इन्होंने आपको यहाँ पर ए आर दे दिया था, रिलेटिव एटॉमिक मास 28.09, तो ये मैंने लिख दिया 28.09 इक्वल्स टू अबंडेंस इनटू मास होता है। तो अबंडेंस इन्होंने दे दी थी 92.2% दे दी थी 28 वाले की, ये दे दी थी मैंने, इसलिए 92.2 इंटू 28 कर दिया, प्लस इन्होंने कहा था कि बाकी के जो 2 आइसोटोप है उनकी कंबाइंड परसेंटेज 7.8 है, कंबाइंड परसेंटेज 7.8 है। तो 30 वाले की परसेंटेज बताओ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 30 वाले की परसेंटेज हमें नहीं पता, वो हमने वाई कंसिडर कर ली, नहीं पता हमें कितनी है, वाई परसेंट है। तो क्योंकि 7.8 दोनों की है, तो अगर 30 वाले की वाई है तो 29 वाले की जो परसेंटेज बचेगी वो 7.8 माइनस वाई बचेगी। ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज दैट विच इज 100। तो फिर आपने y को सब्जेक्ट बनाया एंड y कम्स आउट टू बी 1.2। ये समझ में आया सबको, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें पहले यहाँ पे। ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स का गलत है आप लोगों का, कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा इसमें।
जी रबा बेटा जरा माइक अनम्यूट करें। रबा तबस्सुम, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सलमान खान, माइक अनम्यूट करो बेटा। हेलो सलमान। एक तो कंप्यूटर में माइक ही नहीं है भाई लोगों के। अच्छा, चलें। इसका इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने थोड़ी सी गलतियां की हैं, जरा इसको देख लें। इसमें करना क्या था, इसमें कहा हुआ है कि सिलिकॉन जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो एक चीज बनती है Si3N4। ठीक है, Si3N4 एक सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 1900 डिग्री है। इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है कि 1900 डिग्री को छोटा मोटा मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट कैटेगरी में जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी बॉन्ड्स हैं जो मेल्ट होने के दौरान टूटते हैं वो स्ट्रांग है। ठीक है, फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि पानी में डिजोल्व नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जब मोल्टेन होता है। उसका मतलब है ये आयनिक कंपाउंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो मेल्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उसके पास कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। तो ये हो गया आपका जाइंट कोवलेंट। क्योंकि जो सिंपल कोवलेंट होता है ना, देखिए तीन तरह की चीजें होती हैं आप इस दुनिया में, मेटल, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चाहे सॉलिड हो मेल्टेन हो। वैसे मेटल तो है नहीं, ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें Si3N4 है। अब दो कंपाउंड बचते हैं, आयनिक और कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये मेल्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। इट्स नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट में भी जाइंट कैटेगरी में जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो जो आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे ना, उसमें 1 मार्क आपका आपको ये लिखने का मिलेगा कि इट्स अ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। ये आपने उसकी स्ट्रक्चर की टाइप बता दी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बताएं। स्ट्रक्चर की टाइप का 1 मार्क आपको मिल गया अगर आपने लिखा हुआ है जाइंट कोवलेंट है। कोवलेंट लिखा हुआ है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, जाइंट कोवलेंट लिखने पे मिलेंगे। फिर आपने सर इसकी बॉन्डिंग बतानी है। बॉन्डिंग इसकी आपने लिखनी है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिन बच्चों ने लिखा हुआ है गलत है। सर क्रिस्टल लिख सकते हैं, जायंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नहीं, नहीं। जाइंट कोवलेंट। जी मैक्रोमोलिक्यूल लिख सकते हैं बेटा, आप जो पूछ रहे हैं सलमान, मैक्रोमोलिक्यूल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल लिख सकते हैं इसको आप। वेंडरवॉल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ नहीं लिखना है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड लिखना है। तीसरा स्ट्रॉन्ग मार्क मॉलिक्यूलर आपके। फोर्सेस लिख सकते हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर जायंट फोर्सेस। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉरी जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखा है। जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। और या तो बच्चे ने लिखा हो कि ये आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता क्योंकि वो मेल्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, या तो बच्चे ने लिखा हो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई भी एक बात लिखी हो। या तो ये पॉइंट लिखा हो जो मैंने लिखा है, या तो उसने लिखा हो कि इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग, तो उस पर 1 मार्क मिलेगा, 3rd मार्क। ये जो इलेक्ट्रिसिटी की बात उसने की है। ठीक है, इसके बाद पार्ट सी है। पार्ट सी में इन्होंने कहा है कि सल्फर का एक कंपाउंड है, इसको आप बर्न कर दें, उससे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको बैलेंस करने के दो तरीके हैं, एक मैंने लेफ्ट साइड पे बैलेंस किए हुए और एक मैंने ऑब्लिक के बाद बैलेंस किए हुए है। यहाँ पे जो लेफ्ट वाली बैलेंसिंग है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के आगे 9/2 है,
जो जो मैंने ग्रीन किया है वो नंबर्स मुझे चाहिए, या तो आपने लेफ्ट तरीके से बैलेंस किया तो या तो राइट वाले तरीके से। राइट वाले में फर्क है कि बस आपने पूरी इक्वेशन को डबल कर दिया ताकि फ्रैक्शन बैलेंसिंग ना करना पड़े 9/2 वाली। दोनों में से कोई भी एक आपने तरीका यूज किया तो अपने आप को आप 1 मार्क दे दें। सर इक्वेशन बैलेंस नहीं की, बस बाकी पूरी सही लिख के। बैलेंसिंग के मार्क्स हैं बेटा हर इक्वेशन के। इसके बाद आपने बताना है 2 मार्क के लिए कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो एनवायरनमेंट के लिए कॉन्सिक्वेंस क्यों है, और वो कॉन्सिक्वेंस आपने बताना है क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस एनवायरनमेंट के लिए कॉन्सिक्वेंस इसलिए है क्योंकि वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो इस पे 1 मार्क बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि एक एसिडिक ऑक्साइड है, और कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो रेन वाटर में डिजोल्व होकर एसिड रेन दे देता है। 2 मार्क के लिए 1 मार्क आपको ये बताने का मिलेगा कि आपने बताया हो कि वो जो है एसिडिक ऑक्साइड है, और फिर ये 1 मार्क मिलेगा ये बताने के लिए कि उससे एसिड रेन होती है। अब अपने आउट ऑफ 15 यहाँ पे मार्क्स लिख लीजिए कि कितने आए आपके मार्क्स। ये अभी जहन में रखिएगा क्योंकि एंड में जब आप पहुंचेंगे तो आपने मुझे एक साथ बताने हैं कि मेरे क्वेश्चन 1 में इतने थे, क्वेश्चन 2 में इतने आए, क्वेश्चन 3 में इतने आए, सो ऑन। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर आपने 3 फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड तीनों सही लिखे तो 1 मार्क दें। इसमें फास्फोरस के बच्चों ने अलग अलग फॉर्मूलाज लिखे हुए। इसमें मैं P4O10 एक्सेप्ट कर रहा हूँ बस, और P2O5 P6O एक और फॉर्मूला होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, बेशक वो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है। आपने P4O10 या तो लिखा हो या तो P2O5, वैसे P4O10 मैंने लिखवाया था वही लिखा करें। इसमें ज्यादा बच्चों का मसला आ रहा है, बाकी बच्चों ने फॉर्मूला सही लिखे हैं। नीचे एसिड बेस बिहेवियर आपने यही लिखना चाहिए, बेस और 3 दफा एसिड। एसिड या एसिडिक, कोई एसिडिक या एसिड एक ही बात होती है। ये सब सही लिखा है तो 1 मार्क दे दें अपने आप को। ये ऑक्सीडेशन नंबर्स मैंने ऐसे लिखे हैं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं। फिर आपसे पूछा है एम्फोटेरिक का मतलब पता है, तो आपने कोई भी ऐसी बात लिखी हो जिससे ये आइडिया मिले कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि जी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के अंदर एसिड बेस प्रॉपर्टीज बिहेवियर दोनों होते हैं। जैसे आपने लिखा हो कि वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं या उसमें डिजोल्व होते हैं, या बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं उसमें डिजोल्व होते हैं, या आपने लिखा हो कि एसिड से रिएक्ट करते हुए बेस बन के रिएक्ट करते हैं, बेस से रिएक्ट करते हुए एसिड बन के रिएक्ट करते हैं। कोई भी ऐसा आइडिया अगर आपने लिखा है एम्फोटेरिक के बारे में तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये आने के क्वेश्चन मेजोरिटी ने गलत किए जबकि बहुत आसान थी। न्यूट्रलाइजेशन की आने की क्वेश्चन थी। H प्लस प्लस OH माइनस फॉर्म्स वाटर, ये आपकी गलत है मेजोरिटी की। इसके नीचे वैसे एक्वस लिखते हैं, पर अगर आपने एक्वस एक्वस नहीं लिखा तो उतना मसला नहीं है, और इक्वेशन सही होना चाहिए H प्लस प्लस OH माइनस फॉर्म्स H2। सर जी एक सवाल था, जो हमने पीछे सिलिकॉन लिखा था उसके नीचे गैस लिखना जरूरी था? बिल्कुल, उस वक्त बताया भी था आपको। बस ठीक है सर, यही पूछना था। वो तो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, उसमें तो लाजमी होता है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा है, तो तुम वहां क्या कर रहे हो अभी नहीं सर, बस पोजीशन में? कंफर्म कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि 2 तरीके हैं स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के। एक स्ट्रोंशियम मेटल को पानी में डाल दो तो भी स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और एक स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को पानी में डाल दो तो भी स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मैंने दोनों की इक्वेशन की रिएक्शन की इक्वेशन आपके सामने राइट साइड पे आपको समझाने के लिए लिखी है कि अब स्ट्रोंशियम को पानी में डालोगे तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, पर साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मेटल प्लस वाटर का रिएक्शन हो जाएगा ये। और जब स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो सिर्फ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई गैस नहीं निकलेगी। तो इन्होंने यहाँ पूछा था कि एक ऑब्जर्वेशन बताएं जो दोनों रिएक्शंस में फर्क करे। तो रिएक्शन 1 में गैस निकल रही है, रिएक्शन 2 में नहीं निकल रही। तो आप ये लिखेंगे कि रिएक्शन 1 में बबल्स ऑफ कलरलेस गैस दिख रहे हैं बस, और बेशक आप ये ना लिखेंगे रिएक्शन 2 में नहीं दिख रहे। अगर आप ये नहीं लिखते कि बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, गैस का नाम नहीं लिखते, गैस का बारे में नहीं बताते, आपसे लिखते हैं एफर्वेसेंस दिख रहा है,
बबल्स दिख रहे हैं तो भी सही है कि रिएक्शन 1 में बबल्स लिख दे बच्चा, बबल्स बबलिंग हो रही है रिएक्शन 1 में, रिएक्शन 1 में एफरेसेंस दिखे, इस तरह का कोई आइडिया दे कि उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो 1 मार्क है। उसके बाद आपसे पूछा है कि ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी के साथ क्या होता है जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं, आप सिंपली लिखना है कि वो इंक्रीज होती है। उसके बाद कुछ पीवी का एनआरटी की कैलकुलेशन है, उसमें अगर आपका आंसर एग्जैक्टली 1.1 इंटू 10⁻³ आ रहा है तो 2 मार्क दे दें। अब वैसे तो आंसर 1.102 आ रहा है, पर अगर किसी ने चले 1.1 लिख कर भी छोड़ दिया है, 02 नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं है। 1.1 इंटू 10⁻³ आने पर 2 मार्क दे दें, और अगर ये नहीं आ रहा तो यहाँ 0 दे दें, और आगे भी 0 दे दें फिर, क्योंकि आपका आगे का आंसर भी गलत होगा। जिसका ये आंसर आ रहा है उसका अगला आंसर 0.086 आना चाहिए, या 0.0857, 0.0859, ये सारे आंसर भी सही हैं। वो 575859 राउंड ऑफ होके 6 ही होंगे। सर मेरा 0.09 आ रहा है। गलत आ रहा है। तो राउंड ऑफ करके 0.09 नहीं हो जाएगा? नहीं भाई, अब तो 0.09 को राउंड ऑफ करके 0.1 कर देते हैं डायरेक्ट। 0.1 को राउंड ऑफ करके पूरा ही 0 कर देते हैं, हर एक को राउंड ऑफ थोड़ी करते हैं भाई। ये आंसर्स हैं तो मार्क्स दे दें, वरना आगे बढ़ें। ये आपकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, इसमें आपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा दें, और जो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं क्रॉस से, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा दें, और जो गेन हुए हैं उन्हें डॉट से, आपकी मर्जी है। इधर आपको हिंट ये दी गई थी कि इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है 2 ऑक्सीजन के एटम्स के बीच, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक पेयर शेयर। ठीक है, अब आप अपने आप को 11 में से मार्क्स दे दें यहाँ पे। जी ठीक है, दे दिए 11 में से मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव क्यों है, तो उसमें आपने कोई भी ऐसा आइडिया दिया हो कि उसके बॉन्ड्स तोड़ना बहुत मुश्किल होते हैं, उसके मजबूत बॉन्ड होते हैं, जैसे आपने लिखा हो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, या लिखा हो एन ट्रिपल बॉन्ड एन लिखा हो, या आपने लिख कर बताया कि इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो। सलमान क्या कह रहे हैं? मुझे बात समझ नहीं आ रही बेटा। जी जी, नेक्स्ट है इक्वेशन मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का रिएक्शन। ये इक्वेशन है, सीधा सीधा इसी तरह बैलेंस होगी, बहुत आसान है, देख लें। अगर आपने यूं बैलेंसिंग के साथ लिखी है तो मार्क्स दे दें। उसके बारे में उन्होंने पूछा है कि अगर आप लिथियम नाइट्राइड जो कि सॉलिड है उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये चीजें बनती हैं एक्वस एक्वस सोल्यूशन, इसकी ऑब्जर्वेशन बताएं। प्रोडक्ट में हमें कोई भी गैस नहीं बनते हुए नजर आ रही, सब चीजें एक्वस स्टेट में है। तो हमारी एक ही ऑब्जर्वेशन बनती है कि जो सॉलिड है लिथियम नाइट्राइड वो डिजोल्व हो जाएगा। तो आपकी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए सॉलिड डिजोल्व। अगर आपने सॉलिड डिजोल्व लिखा है तो 1 मार्क दे दें। पीएच राइज बेटा आपको ऑब्जर्वेशन में कैसे दिखेगा? फिर आपसे अमोनिया का यूज पूछा हुआ है,
अमोनिया का कोई भी एक यूज बता सकते हैं इन तीनों में से आप? फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होती है अमोनिया, एक्सप्लोजिव बनाने के काम आती है, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के काम आती है, या अगर आपने कोई चौथा यूज लिखा है तो मुझे यहाँ बताएं क्या लिखा है आपने, मैं बताऊंगा वो सही है गलत है। अभी तो ये तीन में से ही अपने मार्क्स देने हैं। जी भाई। अच्छा तो नहीं, मैं थोड़ा सा जरा यहाँ था नहीं, एक्चुअली कोई गेट पे आया था उसे देखने गया था। तो नेक्स्ट आपसे पूछा था कि बताएं कि अमोनिया गैस निकलती है अगर आप अमोनियम सॉल्ट्स को किसी बेस से रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो आपने यहाँ लिखना था भाई कि ये दो पॉइंट लिखने थे आपने। सबसे पहले बताया था कि अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम NH4 लिख दें या अमोनियम क्लोराइड लिख दें, ये एसिडिक है, ठीक है। तो और ये कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, इस पे एक मार्क है। उसके बाद आपने लिखना है कि जो बेस है, या तो कैल्शियम ऑक्साइड लिख दें या नाम लिख दें बेस, ये अमोनिया को डिस्प्लेस करती है अमोनियम से, ये अमोनिया निकाल देती है अमोनियम से। इस पे एक मार्क मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर्स पूछे थे आपसे, एक में 2+ है, एक में 4+ है। उसके बाद NO2 और O2 का रिएक्शन पूछा था, वो आप यूं भी लिख सकते हैं और हाफ वाली बैलेंसिंग के साथ भी लिख सकते हैं। O2 के आगे हाफ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। यूं भी हो सकती है, और आप यूं भी लिख सकते हैं कि N2+ हाफ N2+O2 फॉर्म्स NO2, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके नीचे वाली क्वेश्चन है, मेजोरिटी ने मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला गलत लिख दिया है, MgNO3 लिख दिया है, टेकन ट्वाइस होता है वो। अब बहुत ने इक्वेशन बैलेंस नहीं की है वो दो, ठीक है। इक्वेशन बैलेंसिंग इक्वेशन के 7 मार्क्स हैं सारे। अब आप अपने आप को आउट ऑफ 9 मार्क्स दे दें, कितने आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आउट ऑफ 9 इतने आ रहे हैं मेरे। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं।
क्वेश्चन नंबर 4 में पहली तो एक इक्वेशन है कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये पहले से बैलेंस्ड है, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। फिर आपसे पूछा है कौन सा आयन एसिड अल्कलाइनिटी प्रोड्यूस करता है, बेसिक बिहेवियर, OH नेगेटिव। ये दो तो जल्दी से देख के टिक कर दें, सही है गलत है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में अब मेजोरिटी क्वेश्चन के आंसर गलत है, वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए। इन्होंने पूछा था कि जब ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें तो आपको क्या वजह नजर आती है कि ये मेल्टिंग पॉइंट इस तरह ट्रेंड शो कर रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है, कि नीचे जाते जाते मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो पहले बात तो स्टूडेंट को एक पता होना चाहिए कि जब आप किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो उसमें कौन से बॉन्ड्स टूट रहे हैं, किस तरह का वो सब्सटेंस है। तो मेटल ऑक्साइड मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड है ये। मेटल ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड टूटते हैं। इसका मतलब है नीचे जाते हुए आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। लिखना जरूरी है कि स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड वीक हो रही है, तभी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। आयनिक बॉन्ड क्यों वीक हो रहा है? आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान होता है? आयनिक बॉन्ड कैटाइन और एनाइन के दरमियान होता है। अब एनाइन तो सब में सेम है, O2 नेगेटिव। एनाइन का तो मसला ही नहीं है, एनाइन को साइड पे कर दें। अब जरा कैटाइन पे गौर करें। कैटाइन में सब में 2+ चार्ज है, कैटाइन के चार्ज का भी मसला नहीं है। मसला है कैटाइन के साइज का। जब हम नीचे जाएंगे तो कैटाइन का साइज इंक्रीज होगा। मैग्नीशियम का कैटाइन छोटा है, बेरियम का कैटाइन काफी बड़ा है। तो ये जो कैटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से स्ट्रेंथ वीक हो रही है। तो पहला मार्क आपको इस बात पे मिलना था कि अगर आप लिखते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेस, कैटाइन का साइज इंक्रीज होता है। दूसरा पार्ट आपको मार्क्स आपको इस बात पे मिलना था कि जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं। तो ये मार्क्स मेजोरिटी को नहीं मिले, 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं सही किया उन्होंने। उसके बाद आपसे पूछा है कि हमें इस रिएक्शन को कराते हुए अक्सर हीट देना पड़ता है। तो हीट क्यों देना पड़ता है हमें? एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब आप अपने आप को 5 में से मार्क्स दे दें। आउट ऑफ 5 टोटल कितना है? गिन लें और यहाँ लिख लें। सर हायर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं ले सकते बिकॉज दे हैव हायर एक्टिवेशन जी, एनर्जी। जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन 5 में आपसे इक्वेशन पूछी थी, तो लेफ्ट वाली या राइट वाली को एक इक्वेशन लिखी हुई है आपने बैलेंसिंग के साथ, तो मार्क दे दें जल्दी से। उसके बाद अमोनिया का आपने डॉट एंड क्रॉस बनाया हुआ इस तरह से, तो मार्क दे दें। तो बहुत आसान मार्क्स थे। उसके बाद आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, बॉक्सेस में लिखना है। एक में +4 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में एक में +5 है, एक में +2 है। उसके बाद पूछा कि ये बताएंगे रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे साबित होगा। तो आप बताएंगे कि भाई इसमें जो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है वो +4 से प्रोडक्ट में +5 में गई है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और फिर वही नाइट्रोजन जिसकी +4 ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्रोडक्ट साइड पे +2 में भी गई है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, यानी कि उसकी रिडक्शन हुई है। यानी कि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज भी हुआ है और नाइट्रोजन रिड्यूस भी हुआ है। तो अगर आपने ये आइडिया दिया है कि नाइट्रोजन इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ही लिखना है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही बताना है। तो आपने बताना है कि इसमें नाइट्रोजन ने NO2 बनाते वक्त, HNO3 बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और NO बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। आपने बताना है यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन हो गया है। जो मैंने लिखा है ये भी सही है, एक ही बात होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे बढ़ता ही नहीं जब तक इलेक्ट्रॉन लूज ना हो। उसके बाद आपसे 2 मार्क तो आपके हो गए। उसके बाद आपको फर्दर 2 मार्क्स के लिए पूछा है कि अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हवा में चली जाए और हवा मॉइस्चर, उसमें हवा में मॉइस्चर भी हो,
नमी भी हो तो क्या होगा? पहले तो आप बताएंगे नंबर 1 के वो वहां मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बन जाएगी, ये पहली इक्वेशन लिखने पे 1 मार्क। और फिर वो NO2 उस हवा में मौजूद मॉइस्चर में डिजोल्व होकर नाइट्रिक एसिड दे देगी, जो कि एक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है। ये 2 इक्वेशंस अगर आपने लिखी हुई हैं तो आपको 1-1 मार्क मिलेगा दोनों पे। सर मैंने इक्वेशन की जगह वर्डिंग में एक्सप्लेन किया है। ये तो उसमें एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए कि NO2 पहले NO पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनेगी, फिर वो यस मैंने NO2 ये रेन लिखा, वाटर में डिजोल्व मॉइस्चर में डिजोल्व होकर नाइट्रिक एसिड देगी। जैसे मैं ये लिखा कि NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी, फिर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके हमारे पास एसिड रेन बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं इस पूरी बात को। इसके बाद ये कैलकुलेशन में अगर आपका आंसर 1.8 इंटू 10⁻⁷ आ रहा है या 18 इंटू 10⁻⁶ आ रहा है तो आप अपने आपको 3 मार्क्स दे दें, वरना 0 दे के आगे बढ़ें। आगे आपने लिखना है अमोनियम नाइट्रेट का यूज फर्टिलाइजर। फिर आप अपने आप को क्वेश्चन नंबर 5 में आउट ऑफ 12 कितने मार्क्स आ रहे हैं वो दे दें। उसके बाद जो दोबारा क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, ये 5 नहीं है, ये क्वेश्चन 6 है, गलती से क्वेश्चन 5 लिख दिया गया दोबारा से। क्वेश्चन 5 तो आपने कर लिया ऊपर। इसके बाद आप क्वेश्चन 6 पर आ जाएं। क्वेश्चन 6 में सबसे पहले इन्होंने आपसे सिंबल्स और बैलेंसिंग दोनों मांगी है। सिंबल का 1 मार्क है, बैलेंसिंग का 1 मार्क है। सिंपल में पहले मैं आपको बताता चलूं कि सबका जो है ना वो आ, एक एक्वस लिखना है, सब में एक्वस आना है, ठीक है। नंबर 2, बैलेंसिंग के 2 तरीके हैं, एक तो ऊपर बैलेंस हुई भी और एक नीचे उसके नंबर्स लिखे हुए हैं। या तो हाफ वाली बैलेंसिंग ऊपर लिखें जिसमें 1 2 1 हाफ और 1 आ रहा है, या तो फिर सबको डबल कर दें 2 4 2 1 और 2 जिसमें आ रहा है। कोई भी एक तरीका बैलेंसिंग का लिखा हुआ। नहीं, CUI जो है वो CUI सॉलिड है, बिल्कुल CUI सॉलिड है, मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। CUI सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है उसके, उसने बताया हुआ है। CUI सॉलिड है यहाँ पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, CUI इज अ सॉलिड। ये सॉलिड है बेटा CUI, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर 1 आयोडाइड। CUI के नीचे सॉलिड होना चाहिए, बाकी सब एक्वस है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर्स बताएं। तो इसमें 2+ है, इसमें 1+ है। उसके बाद पूछा है इलेक्ट्रॉन लिए बना है लूज इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2+ से कॉपर 1+ बना है गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मार्क अगर आप ये लिखा है आपने तो 1 1 मार्क दे दें। लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। अगर आपका आंसर ये आ रहा है 15.66, या जिसको आप 15.7 कर लें मैक्सिमम, बस वैसे 15.66 सही आंसर है, तो आप 1 मार्क दे दें अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका आंसर 0.098 आ रहा है, जो 0.098 आगे वैसे 2 होना चाहिए, राउंड ऑफ करके 2 लिख सकते हैं, मैंने 1 6 एग्जैक्ट छोड़ा हुआ है, तो आप अपना आपको 2 मार्क्स दे दें। इस आंसर के 2 मार्क्स हैं, 2.098 के 2 मार्क्स हैं। और फिर आपका रेशियो 1 आएगा तो उस पर 1 मार्क है। और ये आपका क्वेश्चन 6 है, इसमें आप क्वेश्चन 6 में इतने आए हैं आउट ऑफ 9, ये लिख लें। 097 नहीं आंसर बेटा, जो
सर मुझे क्वेश्चन 4 के पार्ट सी का कंफर्म कर दें। जी, तो सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था। इस तरह जल्दी से अपने मार्क्स कंपाइल करें पूरे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक, और चैट में लिखकर जरा मुझे भेजें ये जो आपकी उमर क्या कह रहे हैं, माइक अनम्यूट करें। 15.67 आपने यूज किया। जी सर, अगर 15.671 में हमारा 15.67 आ रहा है ना यहाँ पे, तो उसमें 0.097 आएगा। ठीक है बेटा, सही है, ईसीएफ दे दें आप। उसका पूछा सही तो है, फिर ओके ईसीएफ सर। लग रहा है ना। सही, ओके सर। ठीक है रबा, सही है। मोहम्मद जयान भाई ऐसे नहीं भेजना है, चैट इंटर दबाएंगे वो मुझे मिल जाएगा, एक एक मार्क मिलेगा फिर मुझे। आप वर्ड में इसको टाइप करें इस तरह, वर्ड, क्योंकि वर्ड में आप इंटर दबा सकते हैं। क्वेश्चन 1 में इतने क्वेश्चन, फिर एक साथ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। सर क्वेश्चन 4 के पार्ट सी का मुझे चेक करके बता दें। कौन बात कर रहा है? नासिर। रुके, क्या कंफ्यूजन आ रही है उसमें बेटा? सर मैंने ये लिखा था कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बस मैं आप स्टेबिलिटी ये से कोई कंफर्म कर। ताल्लुक नहीं है क्वेश्चन 4C का। ओके सर, थैंक यू। भाई जो चीजें थर्मली स्टेबल होती हैं, ठीक है, वो मेल्ट थोड़ी होती हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है आपको। ओके सर। सर मुझे 5D कंफर्म करना है। कौन? हमजा। हमजा सिद्दीकी। जी सर। बाकी बच्चे जरा मार्क्स कंपाइल करें जल्दी से, टाइम कम है। 5D। जी, सर ये सही लिखा है या नहीं? गलत है ना बेटा, एनओ वाटर से एनओ वाटर से थोड़ी रिएक्ट करेगा, एनओ रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन सही है, तो इसमें टू जीरो फॉर्म होंगे ना फिर? NO2। जीरो है। NO reacts with oxygen to form nitrogen dioxide, nitrogen dioxide reacts with water to form acid rain। ओके सर। सर जी, मेरा भी 5D कंफर्म कर दे। मैंने लिखा है NO reacts with oxygen which NO reacts with oxygen and it causes acid rain। गलत लिखा है ना, NO reacts with oxygen to form NO2 ओके and NO2 dissolves in water to form acid rain। सिर्फ जायान का रिजल्ट आया है अभी तक, बाकी बच्चे जल्दी से रिजल्ट भेजें अपना। उमर का आ गया। जिन बच्चों ने रिजल्ट भेज दिया वो लीव कर सकते हैं। सर कहाँ भेजना है रिजल्ट, चैट पे? चैट पे, प्राइवेट में भेज दें मुझे, प्राइवेट में, एवरीवन में नहीं भेजें, प्राइवेट में भेजें।
चलें फिर यहीं भेज देंगे, प्राइवेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो सकता अब। ठीक है नासिर अनस, आप भी लीव कर दें, बाकी बच्चे जल्दी भेजें। जो बच्चे मार्क्स भेजते जा रहे हैं वो लीव कर सकते हैं। राहिल और वनिया आपके मार्क्स आ गए हैं, बाकी रबा सबके आ गए हैं, लीव कर दें। आप लोग जिनको नहीं भेजे वो जल्दी भेजें और लीव करें। जी आफिया, अबीहा, हमना, मुदस्सिर, हमजा सिद्दीकी, जल्दी बताएं बेटा। सर मैंने दे दिए मार्क्स। जिसने मार्क्स दे दिए हैं वो लीव कर दे बेटा, बाकी जो बचेंगे फिर उनसे मार्क्स ले रहा हूँ मैं। जिन्हें मार्क्स दे दिए वो लीव कर दें, बाकी जिन्हें नहीं, जो बचे हैं वो जल्दी से मार्क्स सेंड करें। जी आफिया, अबीहा क्यों मार्क्स सेंड नहीं कर रहे बेटा? अच्छा आफिया आ गए आपके, लीव कर दें अब आप भी। आफिया आप भी लीव कर दें। और अबीहा कहाँ है मार्क्स? ठीक है सलमान, आपके मार्क्स आ चुके हैं। सलमान खान लीव कर दें आप भी। रबा तबस्सुम, आपके मार्क्स भी आ चुके हैं राइट? आ गए, चलें ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।